स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर जैसलमेर से मिल रही है। यहां रफ्तार ने कहर बरसा दिया। एक बोलेरो ने 6 वर्षीय बालक को कुचल दिया। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बोलेरो जो कि तेज रफ्तार में चालक चला रहा था, किशनघाट गांव क्षेत्र में उसने 6 साल के एक बच्चे को कुचल दिया। इसके बाद चालक वहां से गाड़ी पर ही फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बारा के कॉलेज रोड पर बीते 4 दिन से गंदे पानी की सप्लाई से लोग नाराज हैं। लगातार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूर्व विधायक ललित मीणा ने कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता को खरी खोटी सुनाई। वो गंदे पानी से भरी बोतल लेकर प्रधानमंत्री के अमृत महोत्सव को लेकर कोटा रोड पर आयोजित किए जा रहे वर्चुअल कार्यक्रम में पहुंच गए। वहां बैठे जिला कलेक्टर को उन्होंने बोतल दिखाई, जमकर खरी खोटी सुनाई। कलेक्टर के पास बैठे बीजेपी जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा ने पूर्व विधायक को शांत कराया। पुराने कचरे के पहाड़ों से भरी हुई है और इसे मुक्त कराने का कार्य एसपीएम अर्बन 2.0 में किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सभी शहरी निकायों में मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी है। दूषित जल के सतत अलवर के बानसूर में आवारा सांडों का आतंक दिन ब दिन बढ़ रहा है। बताया जा रहा है आवारा सांडों की लड़ाई में एक दुकान का शटर टूट गया। दुकान के बाहर लगी पट्टी टूट गई। दुकानदार को जब ये पता चला तो वो सुबह सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए पहुंचा। गनीमत रही सांडों की लड़ाई में किसी को चोट नहीं आई। सांडों ने आपस में लड़के एक दुकान का शटर तोड़ दिया, पट्टी उट्टी टूट गई। तो प्रशासन इसके ऊपर संज्ञान ले, आवारा सांडों का कहीं भी इनका प्रबंध करके कहीं ये तो बाहर छोड़े या गौशाला में कहीं भी इनका इंतजाम किया जाए। कोटा में एक HIV पीड़ित ने बाल कल्याण समिति के सदस्य पर भीड़ के सामने अपमानित करने और बेइज्जत करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर और CWC अध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाई। साथ ही पीड़ित ने बाल कल्याण समिति के सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि बाल कल्याण समिति के सदस्य ने महिला के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वो उन्हें बेवजह फंसाना चाहती है। पीड़ित ने बताया उसकी बेटी के साथ स्कूल के प्रिंसिपल ने छेड़छाड़ की थी। इस मामले में उनकी बेटी को CWC के आदेश पर शेल्टर होम भिजवाया गया। पीड़ित महिला अपनी बेटी को 10 दिन के लिए गांव ले जाना चाहती है, इसलिए वो नारीशाला पहुंची और प्रार्थना पत्र दिया। पीड़ित का आरोप है जिस समय वो नारीशाला पहुंची वहां पर बाल कल्याण समिति के सदस्य विमल जैन मौजूद थे, जिन्होंने अभद्र व्यवहार किया और कहा तुम्हारे पास यही काम है, इस तरह के केस के आरोप लगाते हो और फिर रुपए लेकर राजीनामा कर लेते हो। राजस्थान पुलिस एकेडमी में बैच संख्या 90 के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। ACB के DG भगवान लाल सोनी ने दीक्षांत पुलिस परेड की सलामी ली। समारोह में राजस्थान पुलिस में भर्ती 48 पुरुष 38 महिला कांस्टेबल समेत कुल 86 कांस्टेबल शामिल हुए। DG BL सोनी ने परेड कमांडर और सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर कांस्टेबल रानी को ट्रॉफी प्रदान की। बेस्ट शूटिंग के लिए कांस्टेबल भरत सिंह और बेस्ट आउटडोर के लिए ज्योति को ट्रॉफी दी गई। इस समारोह में पुलिस प्रशिक्षणार्थियों को शपथ ग्रहण करवाई। खास बात यह है कि परेड में प्रशिक्षणार्थी कांस्टेबल्स ने योग, कुंफू, जिप फॉर्मेशन, आग के गोले से निकलने जैसे अनेक हैरत अंगेज प्रदर्शन किए। नहीं रखना है, इस तरह की भावनाएं हमारे मन में नहीं रखनी है। हमेशा सकारात्मक रहना है। चुंबक बनो अच्छी चीज के लिए,
डस्टबिन नहीं बनना, हमको गुलदस्ता बनना है। अच्छी अच्छी चीजें हमारे अंदर हमको सहेजनी है और खराब चीजें डिलीट करनी है हमारे जीवन से। और कौन युवा की अगली परिभाषा, जो समस्या का समाधान कर सके, जो समस्या को जनित करता है वो युवा नहीं है, जो समस्या का समाधान करता है और मिलकर के टीम भावना से समस्या का समाधान की तरफ अपना कदम बढ़ाता है, वो युवा है। अलवर के पीला ढाबा गांव में जल जीवन मिशन योजना की अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। इस वजह से लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। खास बात यह है, यहां पानी के लिए एक ही नल है जहां पूरे दिन महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लाइन लगाए रहते हैं। इस दौरान कई बार इन लोगों के बीच झगड़े भी हुए। गांव के लोगों का कहना है, चुनाव के वक्त यहां आकर सभी नेता समाधान का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही भूल जाते हैं। की समस्या है। इस गांव में न कोई नल, न कोई ट्यूबवेल, न कोई टैंकर, उनका कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पानी की बहुत परेशानी है हमको या तो कोई टैंकर पास किया जाए या कोई नल या कोई कुछ भी हमको व्यवस्था पानी की की जाए। पानी की बहुत समस्या है। 60 घर पे सारे मरते एक साथ और दिन रात पानी को डोलते हुए। यहाँ सरकार की कोई ट्यूबवेल नहीं है और कोई यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, इसलिए पानी का हमको यहाँ टैंकर क्या रहता है मंजूर, ये पानी की सुविधा कर देता है, ट्यूबवेल लगाई जाए। 70 साल से भी ऊंचा की उम्र है, हम डांगर धोरान में जा पड़ता है, मटकी लेकर नहीं, कौन ना बोल, कोई ना घाले पानी घूंट भी बड़ा गुडान को तो गोडी गड़गड़ के नहीं पानी लाता है, बाल्टीन से मटकी गिर जाती हैं, दूर से आती हैं। जब पाली में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर नगर परिषद के सभापति रेखा भाटी और उनके पति राकेश भाटी की पैदल यात्रा जारी है। यात्रा के 7वें दिन अजमेर के सराधना पहुंचे दोनों के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन हौसला कायम है। पाली से 300 किलोमीटर का सफर तय कर इनका लक्ष्य जयपुर पहुंचना है, जहां वो सीएम गहलोत से मिलना चाहते हैं। खास बात यह कि पूर्व मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने इनकी पैदल यात्रा के समर्थन में 12 किलोमीटर तक इनके साथ पैदल चलकर इनका हौसला बढ़ाया। पैदल यात्रा 300 किलोमीटर जयपुर की, पाली शहर के अंदर स्थायी समाधान पानी की पाइपलाइन का। हर 2-3 साल के अंदर पाली के अंदर पानी की समस्या रहती है, तो फिर वो ट्रेन द्वारा पानी आता है, करोड़ रुपये, 15 से 20 करोड़ रुपये ट्रेन के अंदर खर्च हो जाता है और पैसा बर्बाद होता है, कोई मतलब नहीं है। अब ये स्थायी समाधान हो जाएगा, जोधपुर से पानी आ जाएगा तो ये पैसा भी बचेगा और पाली की जनता को राहत भी मिलेगी। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा उपखंड के कुंडेर मार्ग पर एक महिला ने अपनी 2 साल की बच्ची के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। घटना की जानकारी सुबह परिवार वालों को मिली, उन्होंने पुलिस को बुलाया। बाद में चौथ की बरवाड़ा थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव बाहर निकाले और पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपे। पुलिस का कहना है, पहली नजर में ऐसा लगता है आर्थिक तंगी, आपसी झगड़े की वजह से महिला ने यह कदम उठाया। हालांकि अभी जांच जारी है। अपनी 2 वर्षीय बच्ची के साथ कुएं में उसकी लाश मिली थी और घर वालों को आशंका है कि उसने कूद के सुसाइड किया है। तो प्रथम दृष्टया हम लोग सुसाइड का कारण जो गृह क्लेश मान रहे हैं और अभी अनुसंधान जारी है। और बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनावों के रण की। नामांकन का आज आखिरी दिन है और थोड़ी ही देर में उम्मीदवार नामांकन करेंगे। सभी ने शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिए हैं। 12:15 तक का शुभ मुहूर्त निकाला गया था घनश्याम तिवारी के नामांकन भरने के लिए और ऐसे में कुछ ही देर में वो अपना नामांकन भर सकते हैं। सहयोगी दिनेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिनेश, क्या अपडेट्स हैं सबसे पहले?
अब बिल्कुल स्वप्निल, देखिए कुछ ही देर में नामांकन दाखिल हो जाएंगे। दोनों प्रत्याशी जो अंदर गए हुए हैं, घनश्याम तिवारी और डॉक्टर सुभाष चंद्रा। अब बताया यही जा रहा है कि सुभाष चंद्रा जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, क्योंकि यही ज़्यादा सही भी है उनके लिए अगर उन्हें वोट हासिल करने हैं। पहले ये कहा जा रहा था कुछ दलों की ओर से कि अगर प्रत्याशी निर्दलीय होता है तो वो समर्थन पर विचार कर सकते हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से कहा गया था कि भाजपा के साथ वो नहीं जाएंगे, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी होता है तो समर्थन देने पर वो विचार करेंगे। तो सुभाष चंद्रा जो है वो निर्दलीय के तौर पर अपना पर्चा जो है वो दाखिल करने वाले हैं, और उससे उम्मीद उनको ये भी रहेगी कि कुछ निर्दलीय जो है तो सिर्फ निर्दलीय के तौर पर वो पर्चा दाखिल करेंगे या एक बीजेपी से और एक निर्दलीय वो दाखिल करेंगे, और इस कंडीशन में उनके प्रस्तावक कौन होंगे? देखिए फिलहाल तो यही कहा जा रहा था कि केवल निर्दलीय के तौर पर वो पर्चा दाखिल करने वाले हैं। घनश्याम तिवारी जो है वो भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल करेंगे, और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो है वो केवल निर्दलीय के तौर पर पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन अभी कुछ ही देर में जो है वो पर्चा दाखिल हो जाएगा। 12 से 12:15 बजे के बीच में पर्चा दाखिल करने की बात कही गई थी, तो पर्चा कुछ ही देर में दाखिल हो जाएगा तो स्थिति पूरी तरीके से जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, फिलहाल वो पीसीसी पहुंच रहे हैं और उसके बाद वहां से तिलक लगाकर उनको रवाना किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत दूसरे जो नेता हैं उनकी मौजूदगी में तीनों प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने यहाँ पर करेंगे। तो मुकाबला जो है वो काफ़ी कड़ा है, खासतौर से चौथी सीट के लिए। देखिए ये तय है कि 2 सीट कांग्रेस जीतने वाली है, 1 सीट भाजपा जीतने वाली है। लेकिन अब जबकि एक और नए प्रत्याशी की एंट्री हो गई है राज्यसभा के रण में, तो काफ़ी मुश्किल होने वाली है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस अब तक ये मान के चल रही थी कि तीनों सीटें वो आसानी से निकाल लेगी। लेकिन अब जो है वो मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है, रोचक होने की उम्मीद है, और मामला जो है वो फंसता हुआ भी नज़र आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि गणित अगर देखिए विधानसभा का, तो फिलहाल स्थितियाँ इस तरह की है कि कुछ भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो मामला जो है वो हाथ से छिटक सकता है। कांग्रेस के खुद के जो हैं वो 108 विधायक हैं केवल। 3 सीटें अगर कांग्रेस को जीतनी है तो 123 विधायकों की आवश्यकता है। 13 निर्दलीय विधायकों के साथ होने का वो दावा कर रही है। 13 अगर निर्दलीय विधायक साथ में जाते हैं तो 121 संख्या हो जाती है। इसके साथ ही बीटीपी है, माकपा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि ये जो है वो साथ में आएंगे, लेकिन बीटीपी की अगर बात करें तो बीटीपी की कुछ नाराजगी जो है वो कांग्रेस से सामने आई थी। एक मुद्दा उन्होंने ये भी उठाया था कि कांग्रेस जो है अगर आदिवासी को टिकट देती है तो वो साथ में सहयोग के लिए विचार करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने तो अपने तीनों प्रत्याशी ही क्योंकि बाहर ही उतार दिए हैं, तीनों प्रत्याशी जो है वो केंद्र से भेजे गए हैं और राजस्थान का कोई प्रत्याशी तक नहीं है, तो इसे लेकर भी विरोध जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये जो है वो कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। माकपा की अगर बात करें तो माकपा जो है वो ये कह चुकी है कि वो राज्यसभा चुनाव से खुद को अलग रखे, कि वो भाग नहीं लेगी। लेकिन पिछली बार इसे लेकर गेम हो गया था। अगर माकपा की हम बात करते हैं तो पिछली बार आपको याद होगा कि पार्टी के आला कमान की नाराजगी लेते हुए भी मतदान की स्थिति बन गई थी। लेकिन इस बार समय से पहले ये बोला है, देखना होगा उनका असली स्टैंड क्या होता है। अब बिल्कुल देखिए रामलाल शर्मा यहाँ पर आए हैं, एक बार उनसे हम बात कर लेते हैं। तो क्या नामांकन दाखिल हो चुके हैं, किस तौर पे हुए हैं? 2 नामांकन दाखिल हुए हैं। एक घनश्याम जी तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है और एक सुभाष चंद्रा जी। वापिस से बोलो, सामने की तरफ आ जाओ। किया है वो निर्दलीय के तौर पे किया है या निर्दलीय के तौर पे? सुभाष चंद्रा जी ने इंडिपेंडेंट नामांकन किया है और भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा समर्थन कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 तारीख को मतदान होगा और मतदान के बाद में जो परिणाम आएगा उस परिणाम के अंदर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, एक सिंबल के आधार पे घनश्याम तिवारी जी के रूप में और एक समर्थन के रूप में सुभाष चंद्रा जी के रूप में चुनाव हम जीतेंगे। सुभाष चंद्रा के समर्थक कौन कौन है? सुभाष चंद्रा जी के समर्थक वासुदेव देवनानी जी है, चंद्रकांता जी है, नरपत सिंह जी राजवी हैं। 5 समर्थक उनके नॉमिनेशन दाखिल कराने के लिए गए हैं और माननीय गुलाब चंद जी कटारिया है प्रस्तावक के रूप में और वसुंधरा जी हैं, राजेंद्र जी राठौड़ हैं, सतीश जी पूनिया हैं, वो घनश्याम तिवारी जी के समर्थक प्रस्तावक के रूप में गए हैं।
रामलाल जी, आप किसके प्रस्तावक? मैं घनश्याम जी का प्रस्तावक था, लेकिन निर्वाचन की व्यवस्था जो कर रखी है कि 5 सदस्यों को ही नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आना है। तो सुभाष चंद्रा जी के साथ बीजेपी ने बाड़ेबंदी देखिए स्वप्निल, देखिए ये स्थिति जो है वो यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। स्थिति जो है वो स्पष्ट हो गई है। सुभाष चंद्रा ने जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर नहीं होकर निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। और ये जो है वो प्रवक्ता जो हैं भाजपा के रामलाल शर्मा, उन्होंने खुद ये जानकारी दी है और नामांकन अब दाखिल हो चुके हैं। प्रस्तावक जो हैं वो डॉक्टर सुभाष चंद्रा के वो भाजपा के ही विधायक हैं, वो बने हैं, वासुदेव देवनानी है, चंद्रकांता मेघवाल है और दूसरे जो विधायक हैं वो उनके प्रस्तावक बने हैं। और सुभाष चंद्रा निर्दलीय के तौर पर मैदान में होंगे, ये स्थिति अब पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। दोनों नामांकन दाखिल हो गए हैं। घनश्याम तिवारी जो हैं वो भाजपा के प्रत्याशी होंगे और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो हैं वो निर्दलीय के तौर पर मैदान में होंगे। और ये मुकाबला जो है वो काफ़ी रोचक अब हो गया है। देखिए क्योंकि सुभाष चंद्रा की एंट्री से जो है वो मुकाबला जो है वो काफ़ी रोचक होगा और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस हालांकि ये दावा कर रही है कि सभी जो है वो, चाहे वो निर्दलीय हो, माकपा हो, बीटीपी हो, ये तमाम जो सहयोगी हैं ये साथ में आएंगे। लेकिन स्थितियां जिस तरह की है, सबको साधे रखना बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए। माकपा की अगर बात करें, माकपा की बात चल रही थी कि पहले भी जो है वो बलवान पूनिया जो है वो पार्टी लाइन से अलग जाकर उन्होंने वोट किया था कांग्रेस प्रत्याशी को राज्यसभा चुनाव में, लेकिन उन्हें पार्टी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। अब क्या वापस पार्टी की कार्रवाई झेलने के लिए तैयार है बलवान पूनिया, ये देखना पड़ेगा। माकपा किस तरह का निर्णय लेती है ये देखना पड़ेगा। और बीटीपी की जहां तक बात है तो बीटीपी के दोनों विधायकों ने अभी तक स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं की है। वो कुछ नाराज बताए जा रहे हैं और ये वो कह चुके हैं ये बात कि वो अब कांग्रेस के सहयोगी नहीं है। तो क्या उन दोनों विधायकों को साथ पाती है कांग्रेस? इसके साथ ही निर्दलीय विधायकों की अगर बात करें तो देखिए बाहरी का जो मुद्दा है कि तीनों प्रत्याशी बाहर से यहाँ पर उतार दिए। कांग्रेस के लिए जो तीसरी सीट के लिए जो पेच फंस रहा है वो उस पर बेसिकली कांग्रेस का चेहरा कौन है? देखिए 3 प्रत्याशी क्योंकि कांग्रेस ने उतारे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। लेकिन अभी तक कोई क्रम जो है उन्होंने तय नहीं किया गया कि अभी जब ये प्रशिक्षण शिविर होंगे, बाड़ेबंदी जब होगी, तब उन्हें ये बताया जाएगा कि किसे उन्हें प्रथम वरीयता पे रखना है, कौन दूसरे नंबर पर रहेगा और कौन तीसरे नंबर पर रहेगा। कल ये इस सवाल का जवाब जानने की हमने कोशिश की थी कई पार्टी नेताओं से, लेकिन अभी किसी के पास इसका जवाब नहीं है कि आगे तीसरे नंबर पर किसे रखा जाएगा। लेकिन अब लगभग ये तय हो चुका है कि यहाँ पर जो है वो बाड़ेबंदी तय है। बाड़ेबंदी होगी तो प्रशिक्षण शिविर के नाम पर वो बाड़ेबंदी की जाएगी कि प्रशिक्षण दिया जाएगा, कैसे वोट डाला जाता है राज्यसभा में, किसे कैसे, जो क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया होती है राज्यसभा में वोटिंग की भी, तो वो पूरा सिखाया जाता है। तो बाड़ेबंदी जब होगी प्रशिक्षण शिविर के नाम पे, तो उसमें जो है वो बताया जाएगा विधायकों को कि किसे उन्हें प्रथम वरीयता पे रखना है, किसे दूसरे नंबर पर और कौन जो है वो तीसरे नंबर पर रहेगा। इसके साथ ही ये भी चीजें मैटर करेगी कि निर्दलीय विधायक जो हैं वो किसके वोटर के तौर पर किसके पाले में जो है वो डाले जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा संशय जो है वो देखिए निर्दलीय विधायकों को लेकर ही है। कुछ निर्दलीय विधायक जो हैं वो ऐसा माना जा रहा है कि वो इधर उधर हो सकते हैं। तो निर्दलीय विधायकों पर जो पार्टी दाव लगाएगी वो देखिए, बाबूलाल धायल जो है वरिष्ठ सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बात कर लेते हैं। आरएलपी का किस तरह का रुख सामने आ रहा है? जी देखिए, बीजेपी को यकीन है कि आरएलपी के जो विधायक हैं वो उनके दूसरे उम्मीदवार को समर्थन देंगे। बात हुई है क्योंकि आरएलपी पहले सहयोगी दल रहा है, बीच में खटास जरूर रही, एनडीए से अलग भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं बात बनती हुई दिख रही है और लग यही रहा है कि वो बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। निर्दलीय के तौर पे भाग्य आजमा रहे हैं सुभाष चंद्रा, तो बीजेपी को यकीन है कि वो उनको वोट दे देंगे, इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजी के तहत निर्दलीय के तौर पर उनसे पर्चा दाखिल करवाया। और अभी जो खबर आ रही है कि घनश्याम तिवारी सबसे पहले नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं विधानसभा के भीतर, वो आरओ के रूम में इस वक्त नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी कर रहे हैं दिनेश। तो बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला है, 4 सीटें और 5 उम्मीदवार हैं, तो ऐसी सूरत में बहुत चीजें देखने को मिलेगी। बाड़ाबंदी भी होगी, बिल्कुल, और तमाम संभावनाओं के बीच में क्या क्रॉस वोटिंग सुर्खियां बनती है ये भी देखने वाली बात होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। बढ़ेंगे आगे। जोधपुर में सड़क पर कुत्तों का आतंक है। आम लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब बन गए। मुख्य मार्ग से लेकर शहर की तंग गलियों तक कुत्तों का ही राज दिखता है, जिसके कारण आम जन का जीना दुश्वार है। खासकर बच्चों का अकेले घर से बाहर निकलना लगभग मुश्किल ही है। जोधपुर के लोगों की क्या परेशानी है, उनकी पीड़ा जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी रंजन दवे ने। गांव हो या शहर, मुख्य मार्ग हो चाहे सकड़ी तंग गलियां, इन दिनों सभी जगह श्वान का आतंक है। आवारा कुत्ते गलियों में बेजा आतंक मचाते हैं। ये देखिए, कमोबेश यही हाल जोधपुर से जुड़े करीब करीब सभी मोहल्लों का, सभी क्षेत्र का यही हाल है। हम हैं जोधपुर के सिटी पुलिस भीतरी इलाके में और मेरे साथ जुड़े हैं कुछ यहीं के स्थानीय निवासी। जानते हैं किस तरीके से कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। जी, पूरे जोधपुर में कुत्तों का इतना आतंक है कि कुत्ते आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को काटते हैं। लोग जब गाड़ियों पे जाते हैं बाजार से होकर रात को और सुबह स्पेशली, उस समय कुत्तों ने कई लोगों को शिकार बनाया है। और यहाँ पर जो गाड़ी पार की जाती है, तंग गलियाँ होती है, जो बाइक होती है उनके ऊपर भी उनकी सीटों को फाड़ देते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो अपने घर के काम के लिए बाहर जाते हैं, सब्जी खरीदारी के लिए, दूध के लिए, वो छोटे बच्चे भी इतने भयभीत है कि वो इधर आने से कतराते हैं। और तो और कुत्तों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है, सरकार इसके बाबत कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है, क्योंकि जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर रिट लगी हुई है कि कुत्तों को नहीं पकड़ा जाए। नगर निगम में जब लोग जाते हैं शिकायत करने के लिए तो नगर निगम कहता है कि रोक लगी हुई है, इसलिए हम कुत्तों को नहीं पकड़ सकते। इस कारण जनता को बहुत ही तकलीफ सहन करनी पड़ रही है। जनता में भय है। जनता में भय है। आप क्या मानते हैं, क्या परेशानियां रहती है ऐसे? हम तो ये परेशानी रहती है जो आए गए राहगीरों के लिए जो परेशानी है वो सबसे बड़ी है। कोई भी अगर किसी से मिलने आता है अनजान व्यक्ति तो उनको झपट लेते हैं और उनको काटने के उनका भय रहता है कि वो हमको काट नहीं ले, तो वो भयग्रस्त होके डरते हुए आते हैं। और बहुत इमरजेंसी काम होता है तो ही वो गलियों में आने की कोशिश करते हैं, नहीं तो आने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए सबसे निवेदन है कि इनका कोई अनुचित जो है उपाय करके इनको हटाया जाए यहाँ से। गृहिणियां हैं, क्या समस्याएं देखती है आप? अभी गली मोहल्लों में जिस तरीके बच्चे नहीं आ पाते, बच्चे के पीछे दौड़ते हैं कुत्ते काटने के लिए, तो जो अनजान व्यक्ति आता है उसको भी काटने के लिए दौड़ते हैं और पूरी रात भौंकते रहते हैं गली में। लेक सिटी उदयपुर में भी आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। ऐसे में आमजन परेशान है। आवारा कुत्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी पर क्षेत्र के लोगों ने कई बार नगर निगम को शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कुछ दिन पहले भोपालपुरा क्षेत्र में कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया। शिकायत हुई, बावजूद निगम की टीम ने सुध नहीं ली। क्या कहते हैं उदयपुर के लोग, बात की सहयोगी कमलेश दखनी ने। लगातार श्वानों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में आमजन काफ़ी परेशान है। और कुछ दिनों पहले जयपुर में जो हादसा हुआ, एक बच्चे को कई कुत्तों ने एक साथ नोच डाला, इसको लेकर लेक सिटी में भी लोग जो है कि काफ़ी परेशान है और लगातार नगर निगम को ये शिकायत भी कर रहे हैं कि जो डॉग्स की संख्या बढ़ रही है, इन संख्या में कमी की जा सके, इस पर नसबंदी की जा सके। अभी हम मौजूद है उदयपुर के एक कॉलोनी में जहाँ पर लगातार डॉग्स की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कुछ क्षेत्र के लोग, उनसे जानेंगे कि कितने डॉग्स यहाँ पर अभी लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी आ रही है आपको। देखो, कोरोना के बाद डॉग्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। हमने नगर निगम में कंप्लेंट भी की, पर नगर निगम में एक ही कहते हैं कि वहाँ कुत्तों को मारा नहीं जा सकता, उनकी नसबंदी की जाती है। और एनिमल्स एड वालों की हमेशा दखलअंदाजी रही है, वो कुत्तों की केयर तो करते नहीं है, बस उनकी नसबंदी करके वापस छोड़ देते हैं। अगर किसी की नसबंदी हो गई है तो उनके जो पिक टाइम आता है तब वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, और एग्रेसिव होता है तो उनको कुछ नहीं दिखता है, तो बच्चों के पीछे, औरतों के पीछे, गाड़ियों के पीछे भगते हैं। अब गाड़ियों के पीछे भगते हैं तो औरतें जब गाड़ी चलाती है, कोई गाड़ी चला तो घबरा जाता है, वो तेज़ चलाता है, तो उससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ ऐसे डॉगी हैं कि गाड़ियों के पीछे, छोटे छोटे बच्चों के पीछे, बच्चों को निकलना भारी पड़ता है कहीं भी जाते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं जो देखने को मिलती हैं वो बिल्कुल भी
निंदा है इस चीज़ की कि नगर निगम जिस तरीके से हमारा काम पिछले बोर्ड में भी किया डॉग को पकड़ने के लिए, इस तरीके से वापस होना चाहिए। जयपुर में जो घटना घटी बड़ी दर्दनाक घटना है कि एक छोटे से मासूम बच्चे के लिए जिस तरीके से कुत्तों ने जो नोचा और उसको मारा, वो बहुत दर्दनाक घटना है। इस तरीके से देखना चाहिए और जगह जगह देखने को मिलता है। मैं तो नगर निगम के सभी हमारे महापौर जी और उप महापौर जी से निवेदन करता हूं कि एक गाड़ी इस तरीके की हो कि गाँवों में यहाँ से पकड़ें कुत्तों को और बाहर जंगल में छोड़ें। आए दिन परसों की बात है, यहाँ भी एक बच्ची को काट लिया था डॉग ने, तो शिकायत भी करी, लेकिन वो दस का दस कोई आगे नहीं बना। इनको चाहिए इन पशुओं की नसबंदी वगैरह करा के, जैसे गौशाला वगैरह में ये रखते, ऐसा कोई बाड़ा वगैरह करा जाए, वहाँ इनको रखा जाए। आपने देखा होगा पहले भी सूअर वगैरह जो काफ़ी हो गए थे, आज देखो उनकी मात्रा काफ़ी कम है। उनको भी इन्होंने कुछ ना कुछ किया ही है ना। उस तरह से नगर निगम को चाहिए कि इसमें आगे आए और कदम बढ़ाए। लोगों का कहना है कि जिस तरह से सूअर की संख्या में कमी लाने के लिए जो कदम उठाए थे, वो ये कदम फिर से उठाए ताकि डॉग्स की संख्या में कमी की जा सके। साथ ही इनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से गौशाला बनेगी, उस तरह डॉग के लिए कोई शाला बनाई जा सके, उन डॉग्स को एक साथ वहाँ रखा जा सके ताकि इसकी संख्या में काफ़ी कमी ला जा सके। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।